नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत ही ज्यादा जो डिस्प्यूटेड और पॉलिटिकल क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट से, उनको यहां पे डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और नोटिफिकेशन को टैप कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। इसमें वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, और इसमें अगर आपको कोई कमेंट है, फीडबैक है, कोई सजेशन है तो जरूर दीजिएगा। लेकिन आईएएस पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपको कैसे कैसे उलझा दिया जाता है। आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र इसको जरूर से जरूर देखें और फ्री वाला टेलीग्राम हमको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइज, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस जिसका इंटरव्यू अभी होने जा रहा है, उसमें कुछ क्लासिकल क्वेश्चंस जो जनरली पूछे गए हैं पिछली बार के इंटरव्यूज़ में या इस बार पूछे जाएंगे, हो सकता है कुछ चेंज करके क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि क्लासिकल इन सेंस मतलब कि ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करूं वो सारे तो आपसे इनकाउंटर नहीं होंगे, इनकाउंटर होंगे, आपसे मिलेंगे ना मिलेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सके। ठीक है, तो आज मैं 4 या 5 क्वेश्चन ही इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जो कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि मान लीजिए माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं माननीय योगी जी, वो एक ख़ास एक विशेष धर्म के रिप्रेजेंट करने वाले कपड़े को पहनते हैं, जिस भगवा कलर, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों पहनना जायज़ है या नहीं है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन है कि इन उत्तर प्रदेश न्यूज़ में रहा काउ विजिलेंटिज्म के कारण और उसके पीछे पीछे जो मॉब लिंचिंग हुई थी, ठीक है, गौ हत्या के नाम पे। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग को भी हम इसके साथ ही मिलाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप इसको ऐसे जोड़िए कि यूपी में पिछले 1-2 सालों में किस लिए न्यूज़ में था, और वो हो सकता है अभी कोविड के कारण वो सब न्यूज़ रिपीट नहीं हो रही हैं, बट एक टाइम था कि वो न्यूज़ काफ़ी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में थी। तो उसमें हम लोग एक पुलिस इनकाउंटर को भी जोड़ लेते हैं, जिसे कि फेक इनकाउंटर कहा जा रहा था। ठीक है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसको कैसे इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, ताकि हम एक बैलेंस आंसर दे सकें। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं आई थिंक हमें लगता है। उसके बाद हम फिर इसी से रिलेटेड एक जो आवारा पशु हैं वो उसे हम काउ विजिलेंटिज्म से जोड़ेंगे, देखेंगे कैसे वो जुड़ा हुआ है उससे। ठीक है, और उसके थ्रू मतलब जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसके कारण क्या एग्रीकल्चर हमारा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और भी जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इन सबको कम करने के लिए, हालांकि ये उतना रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं रहा बट पूछ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो गौ रक्षा को लेकर के या और भी जितने पशु हैं उनकी रक्षा को लेकर के जो उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके। ठीक है, तो हम आते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं माननीय योगी जी, वो किसी एक खास विशेष धर्म के जो कपड़े तो नहीं बोलेंगे, मतलब जोड़ सकते हैं आप उसको, कि एक वस्त्र पहनते हैं ना जो कि भगवा कलर का, तो क्या एक व्यक्ति जो कि संवैधानिक पद पे, इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, तो उसे इस तरह के कपड़े पहनने जो कि किसी एक धर्म विशेष को दर्शाता हो, कहाँ तक उचित है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कि इस जितने भी आंसर्स हमने लिखे हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको प्रो कॉन्स आप इसके फेवर में बोलिएगा। इसके अगेंस्ट में आपसे पूछा गया कुछ, तो ये हम 3 फ्रेंड्स जो थे, मैं हिमांशु गुप्ता, गौरव शर्मा और मैं, हम तीनों ने जब यूपीएससी 2018 का इंटरव्यू हम दे रहे थे, तो उस समय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे थे कैंडिडेट से, तब हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपको आंसर होपफुली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होगा, आप खुश भी होंगे आंसर सुन करके। बाकी आप इसके आगे पीछे कुछ जोड़ सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, तो जो हमने इसका आंसर दिया था कि योगी जी को ये कपड़े इस तरह के पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए, तो देखिए हम लोग का मानना था कि कोई भी व्यक्ति, हमारा संविधान उन्हें कुछ भी पहनने, खाने, ओढ़ने या कुछ भी करने की आज़ादी देता है। ठीक है, जब तक कि वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के फ्रीडम में या उसके प्रोग्रेस में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करे। तो फाइनली हम लोग ये एक मेजर निष्कर्ष पे यही पहुँचे थे कि जब तक कि उनके काम जो वो कर रहे हैं उस पद पे बैठे हुए, अगर वो इंक्लूसिव हैं, सब समावेशी हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, ठीक है, वो उनके पॉलिसीज में दिख रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वो क्या ओढ़ रहे हैं क्या पहन रहे हैं इससे हमें उतना मतलब नहीं रखने का। ठीक है, जब तक उनके काम सारे समावेशी हैं। थोड़ा मैं और डिटेल इस पर बताना चाहूँगा आपको। ठीक है, एक होती है पब्लिक लाइफ, एक प्राइवेट लाइफ। तो पब्लिक लाइफ में आपके जो एक तरह से आप अपने आप को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते तो आपके हाव भाव, आपके रहने, आपको उठने बैठने, खाने पीने, इन सब चीज़ों को नोटिस किया जाता है। बट प्राइवेट लाइफ में आप क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता लोगों को। तो आप इसे ऐसे भी आंसर दे सकते हैं कि पब्लिकली हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, किसी मेजर पोस्ट पे हैं और हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें इस तरह के काम, इस तरह के मतलब जो जो लोग नोटिस करें जिससे हमारे किसी एक खास धर्म, एक जाति, एक विशेष वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है, बाकी आप प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ करता है हमें कि हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास राइट है, ठीक है, कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, कोई सिंबल पहन सकते हैं, ठीक है, ये हमें अलाउ करता है। और इससे पहले भी योगी जी के बारे में कहा जाता है कि वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, तो संसद में रह करके उन्होंने उन्हीं कपड़ों में पहनकर अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अगर वो उस क्षेत्र में रह करके जब रिप्रेजेंट कर रहे थे संसद में, तब कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें लगता है इस पोस्ट पे बैठने के बाद भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं, और हालांकि ये भी कहा जाता है कि वो एक खास मठ के मठाधीश हैं इस टाइम, तो वो नेचुरल है उनका कि वो उस तरह के कपड़े पहने। हालांकि आपको डिफेंड करना है तो आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर उनके काम समावेशी हैं, सभी लोगों के डेवलपमेंट के लिए, सभी लोगों को विकास, सबको साथ लेकर चलने के लिए, तो वो कुछ भी पहने, कुछ भी करें, जब तक कि कोई खास नुकसान ना हो रहा, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का नुकसान ना हो रहा, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं आप कि जब तक वह उस पद पे रहते हुए कानून के शासन को, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इथोज हैं, जिन्हें हम संवैधानिक मूल्य बोलते हैं, उनका पालन हो रहा हो और वो लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो क्या ड्रेस पहनते हैं ये मैटर करता है उनका, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। आप इसे ऐसे ही डिफेंड कर सकते हैं, बाकी आप इसी के आगे पीछे कुछ भी जो मैंने बोला उसी को ऐड करके आप कुछ भी बोल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कम ही चांस है पूछे जाने के, फिर भी हमें तैयार होना चाहिए कि हम कुछ भी 1 या 2 पॉइंट बोलें, ताकि उन्हें लगे कि नहीं बिल्कुल यहाँ आके बंदा क्या बोलते हैं, बिल्कुल एम्पटी, कुछ भी नहीं बोला, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। उससे अच्छा है कि हम कुछ भी थोड़ा आगे पीछे करके बोलें उनको, ठीक है। दूसरा जो मेन क्वेश्चन था, उस टाइम आपको याद होगा जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तब कुंभ मेला आयोजित होने वाला हो गया था, तो वो कुंभ मेला भी काफ़ी न्यूज़ में रहा उस टाइम कि रिलीजियस फेस्टिवल है किसी एक खास धर्म का, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को इतने अधिक खर्च, इतने स्टेट मशीनरी, इतने गवर्निंग बॉडीज़ को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है? तो इसके लिए आपको बेसिकली दो ही, एक पक्ष में एक विपक्ष में, उससे पूछना चाहे तो बता सकते हैं, दोनों पक्ष रखते हुए बाद में बैलेंस आंसर भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें जो हम लोगों ने आंसर तैयार किया था कि कुंभ मेला क्यों ज़रूरी हो जाता है स्टेट को स्पॉन्सर करने के लिए, ठीक है। पहली बात है कि कल्चर जो है हमारे देश का कल्चर ऐसा है जो कि समावेशी है बिल्कुल, मतलब हर धर्म के लोगों को। तो अगर आप कुंभ मेले को देखें, तो दूर दूर से लोग आते हैं देश के कई कोनों से, जो जहाँ भी हो, वो उस टाइम 4 महीने 5 महीने पैदल चल करके, पहले निकल करके वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो कल्चर तो है ही हमारा, वो तो उसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जो कि सदियों से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं। दूसरा बात है कि अगर इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं किसी एक खास जगह पर 2-3 महीने के लिए ही या 1.5 महीने के लिए ही, तो हमें वहाँ पे ऐसी व्यवस्था करनी है या स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भंग ना हो, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर और शांति नहीं होगी तब तक हम इतना बड़ा प्रयोजन नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को एक इंटेंजिबल हेरिटेज माना गया है, कि भारत में एक ऐसा हेरिटेज है, विरासत है, जिसे हमने संभाल कर रखा हुआ है और आगे भी संभाल कर रखेंगे। तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना इसलिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट इसलिए भी इन्वॉल्व है क्योंकि आप जानते हैं टूरिज़्म, जो हमारा पर्यटन है, कुंभ मेला की वजह से काफ़ी विकसित होता है, या फिर और अपने चरम पे हो जाता है टूरिज़्म। उस टाइम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब मिलती है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इस तरह के खाद्य पदार्थों की, जो प्रयोजन की वस्तुएं होती हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, जो उनको उत्पादन करते हैं, उनको काफ़ी सहायता मिलती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है इन इंडस्ट्रीज़ को, लोगों को ले आने, इस तरह की व्यवस्था कर देती है, तो हमारा जो टूरिज़्म है, पर्यटन, वो काफ़ी बूस्ट होता है। तो इसलिए अगर कुंभ मेला आयोजित करती है गवर्नमेंट, तो अगर थोड़े बहुत खर्च होते हैं रुपए उसके बेटरमेंट के लिए और अच्छे से हो सके तो जायज़ है, ठीक है। फिर आप इसमें एक और भी जोड़ सकते हैं कि कुंभ मेला इतने दिनों से आयोजित होता आ रहा है और हम ढंग से आयोजित करते हैं, तो जो देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं वो इसे देखते हैं, फिर कुछ सीखते हैं। यार इंडिया के पास एक बहुत बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसे इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर एक वर्ल्ड लेवल पे बोल सकते हैं इंडिया का ब्रांड बनता है। आपने सुना होगा इंडिया में इनक्रेडिबल इंडिया चलता है, एक जो अतुल्य भारत, ऐसा ही नाम, अतुल्य भारत ही है, तो उसका भी प्रचार होता है, क्योंकि हमें अपने देश की जो हमारी कल्चर है, हमारे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हमें विदेशों में प्रचार करना पड़ता है, जिसके लिए ब्रांड इंडिया चलता है, कुछ ऐसे नाम है। तो आप इसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। बाकी अगर आप एक लोकल लेवल पे जो इसका असर पड़ता है, उसका प्रयागराज में जो लोग रहे होंगे, इलाहाबाद में, वो जानते होंगे कि कुंभ मेला जब वहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रयागराज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गए, ब्रिजेज हो गए, इवन इस तरह के जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉयलेट्स हो गए, जो आसपास के एरियाज में या कैंपिंग वगैरह की गई थी, तो काफ़ी समतल कर दिया गया था, और काफ़ी रंग जो दीवारें हैं वहाँ पे, उनको काफ़ी डेंट पेंट कर दिया गया था। तो एक तरह से बोले तो वो जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इतने लोग आते हैं उनको एक साथ सपोर्ट करने के लिए, कोई भी शहर है जो इतने लोगों को की जो क्षमता होती है उनको बर्दाश्त करे, उनको रख सके एक जगह लोगों को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, तो एक तरह से बोल सकते हैं आप कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हुआ था। तो ये 5 पॉइंट आप सपोर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों स्टेट गवर्नमेंट
खर्च करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर क्यों करती है इस तरह के इवेंट को। वो रिलीजियस हो सकता है, कमर्शियल भी है, जैसे कि इन्वेस्ट होता है ना, इन्वेस्ट इंडिया ऐसे करके यूपी में जो हुआ था, यूपी इन्वेस्टर समिट, तो इस तरह के समिट्स होते हैं। बट यहाँ रिलीजियस था, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को शामिल होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये आप प्रो में बोल सकते हैं, मतलब पक्ष में। अब जो मतलब इसके विपक्ष में बोल सकते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए आप 3-4 पॉइंट बोल सकते हैं जो कि ड्रॉबैक के रूप में देखा जाता है। अगर मान लीजिए गंगा किनारे मनाया जा रहा है कुंभ, तो आपने उस टाइम सुना होगा मीडिया वगैरह में कि गंगा काफ़ी पॉल्यूटेड होती है, काफ़ी प्रदूषित हो जाती है, इतने लोग इकट्ठा होते हैं, मलमूत्र जो लोग खाते पीते हैं वो सामान प्लास्टिक वगैरह जो भी वहाँ डंप कर देते हैं गंगा किनारे, कपड़े तक इवन डंप कर देते हैं लोग। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कितने बड़े मतलब हमें क्या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट ना करे। बट ये गलत है। अगर हम गाइडलाइंस जो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है, लोग उसे सब लोग उसे फॉलो करें और कम से कम पोल्यूशन करके हम बड़े से बड़े आयोजन को संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें वो विजन चाहिए, उस तरह की स्टाफ चाहिए, उस तरह के मतलब क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं आप, चाहिए, ताकि हम अच्छे से इस तरह के प्रयोजन को सक्सेसफुल बना सके, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट जो ड्रॉबैक में बोल सकते हैं कि शायद कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह, तो वहाँ क्राउड को मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। हालांकि हमें सुनने को मिला था कि कुंभ मेले के समय में इलाहाबाद स्टेशन पे शायद स्टम्पेट क्या बोलते हैं, भगदड़ मच गई थी, तो काफ़ी लोगों की जान भी गई थी, 13 या 15 लोगों की। तो आप इससे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इतने बड़े इवेंट होते हैं तो हमें पुलिस प्रशासन पे जोर पड़ता है, वहाँ के लोकल प्रशासन पे, भगदड़ ना हो, इस तरह क्राउड को मैनेजमेंट करना। इसको आप डिफेंड भी कर सकते हैं कि सर अगर क्राउड मैनेजमेंट करना है तो हम ड्रोन की सहायता ले सकते हैं, अपने स्टाफ को ट्रेंड कर सकते हैं, लोगों में हर आधे घंटे 1 घंटे पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की सूचनाएं हमें लाउड स्पीकर के थ्रू उनको बताना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। अपने कई एनजीओज और वॉलंटियर्स को बुला करके हर किसी के कान में या फिर मतलब इकट्ठे करके लोगों को बताना चाहिए, तो ये भी डिफेंड कर सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो आप ऐसे जो बोल सकते हैं कि कितने लोग इकट्ठा होते हैं, अगर कोविड से भी जोड़िए इसको ना, जो कोरोना से कितने लोग इकट्ठा होंगे तो कोई 1-2 डिजीज जो वहाँ कुछ लोगों में होगी, सब साथ मास बाथिंग करते हैं ना, सब लोग एक साथ नहाते हैं, तो इससे जो प्रॉब्लम होगी उनको, ठीक है, शायद हो सकता है 1 या 2 लोगों में बीमारी हो, फिर वो 3-4-10 ऐसे करके पूरा एक पैंडेमिक का रूप ले लेंगे, कितने लोगों में फैल जाए, फिर वो देश के कई कोनों में जाए, तो इस तरह के चांसेस रहते हैं कि बीमारियां फैल सकती हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कोरोना की वजह में, कोरोना जो चल रहा है इस टाइम में बैन किया गया लोगों को ना, मतलब कि 5 से अधिक लोग या 10 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, जबकि वहाँ तो इतनी अधिक संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस तरह की बीमारियाँ फैलने का भी डर होता है। तो इस तरह के बचने के लिए भी हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो आप बोल सकते हैं ये उतना कारगर नहीं है, क्योंकि 2 या 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने की बात होती है, तो जो लोकल लोग होते हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे इलाहाबाद में ही बाहर से लोग आते हैं तो खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है या ट्रैफिक बढ़ जाता है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं लोकल लोग, या किसी किन्नी ज़मीनों को किसी की वहाँ के लोकल लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है कुछ 1-2 महीनों के लिए, उन्हें पेमेंट किया जाता नहीं किया जाता, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है लोकल, वो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए, आप ड्रॉबैक में बोल सकते हैं। बाकी जो कल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इंटेंजिबल हेरिटेज, जॉब अपॉर्चुनिटी, टूरिज्म, इन सब पॉइंट्स को आप पक्ष में बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमें लगता है सब मिला जुला कर आप एक अच्छा आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो इसमें खास करके है काऊ विजिलेंट और मॉब लिंचिंग पे। तो आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य जो झारखंड है, गुजरात है, एमपी वगैरह है, वहाँ काफ़ी, राजस्थान भी काफ़ी न्यूज़ में थे उस टाइम, जब गौ संरक्षण के नाम पे या गौरक्षा के नाम पे या उससे संबंधित न्यूज़ के कारण लोगों की मॉब लिंचिंग की जा रही थी या आरोप लगते थे कि हुआ है, ठीक है। इसके पीछे पीछे जो कम्युनल क्लैशेस बढ़ जाते थे लोगों में, है ना, आपसी दंगा फसाद हो जाता था। तो इसके लिए अब क्या लगता है, वो आपसे यही बेसिकली पूछेंगे कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश इतना वल्नरेबल है कि यहाँ पे छोटे छोटे इशूज़ को लेकर के मॉब लिंचिंग हो जा रही है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो आप इसके लिए बेसिकली आप सोचिएगा 1 बार 2 बार अपने से, फिर वीडियो पॉज करके सोचिएगा, उसके बाद आप सुनिएगा मेरे आंसर्स। हमने काफ़ी सोच के बनाया, लेकिन आप जनरल पॉइंट गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन आता है, मेन पॉइंट उसमें पहला यही होता है कि जो एक ट्रस्ट डिफिसिट बोलते हैं ना, जो आपसी भाईचारे की जो भावना हमारे यहाँ पहले से चली आ रही थी, वो धीरे धीरे डिटेरियर मतलब क्या बोलते हैं, उनका ह्रास हो रहा है ना, डिटेरियोरेट हो रही है, मीन्स धीरे धीरे ह्रास आ रहा है लोगों में। पहले जो एक एकता देखी जाती थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है। उसके पीछे भी कई कारण हैं, कई फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक लंबा इतिहास है उसके पीछे, आप पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह में। फिर दूसरा जो मेन इशू है इसमें बोल सकते हैं हम जनरली, इसे हम लास्ट में रखेंगे, पॉलिटिसाइज, मीन्स हर इशू का राजनीतिकरण कर दिया जाता है। कोई छोटा है पार्षद, एमएलए या एमपी वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसे करते करते ये इशू काफ़ी पॉलिटिसाइज हो जाता है, ठीक है। फिर आप एक तीसरा जो मेन है सोशल मीडिया का जो ज़माना है, उसमें होता है ना व्हाट्सअप के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू जो रीमर्स फैला दिए जाते हैं ना,
तो इनका भी रोल है काउ विजिलेंटिज्म के चक्कर में जो मॉब लिंचिंग हो जाती है उनको फैलने में, ठीक है। बाकी एक जो हम बोल सकते हैं प्रशासन की कमी, जिसमें पुलिस को, क्योंकि पुलिस क्या होती है, रिलेक्टेंट होती है इस तरह के केसेस में एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि बेसिकली आप यही बोलिएगा कि पुलिस नहीं, जिस काम के लिए उनको डिप्लॉय किया गया है कि इस तरह केसेस आए तो उनको काफ़ी सिंसियरली उन्हें लेना चाहिए, पर वो ऐसा होता नहीं। तो इससे क्या होता है, आम पब्लिक में ये मैसेज आता है तो वो इंस्टेंट जस्टिस की तरफ बढ़ जाते हैं। मीन्स नहीं, अगर किसी को लगता है कि अगर ये मवेशियों को या फिर गाँव को इनका क्या ट्रीट किया जा रहा है, एक जगह दूसरी जगह लिया जा रहा है, या इन्हें जो भी मतलब आपको लग रहा है कि गौ हत्या हो सकती है, उसके नाम पे क्या होता है, इंस्टेंट मॉब लिंचिंग कर देते हैं बिना सुने। इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जुडिशियल डिले होता है। जैसे अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबा चलते हैं, तो लोगों का विश्वास कम हो जाता है जुडिशियल सिस्टम पे। तो इस तरह के कदम लेने के लिए इंस्टेंट जस्टिस मतलब ऑन द स्पॉट जो पब्लिक सोचती है, एक भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेते हैं और बाकी देखते नहीं कि इसका नुकसान हो रहा है, इसके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या परिणाम होंगे बाद में हमारे सोसाइटी पे, लोगों पे, ये बिना सोचे ही वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेते हैं। इससे नुकसान होता है काफ़ी। बाकी आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, एक टॉलरेंस, आपने सुना होगा, सहिष्णुता होती है। उसको आप पहला जो ट्रस्ट डिफिसिट था आपस में लोगों का, उसको उससे भी जोड़ सकते हैं कि वो काफ़ी कम हो गया है। लोग इंटॉलरेंट हो गए हैं, किन्हीं बातों को सुनने, समझने, फिर रिएक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, सुने बिना समझे तुरंत रिएक्ट कर दिए। इससे तत्कालीन जो न्यूज आप सुनते होंगे ना, ये मेजर जो एक रीजन है इस तरह घटनाओं का, उसमें एक मेन यही है कि लोगों में इंटॉलरेंट मतलब बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो हमें लगता है ये पॉइंट है। बाकी आप इनको अगर उनसे पूछते हैं आपसे कि आप इसको कम करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि मॉब लिंचिंग कम से कम हो, तो आप शायद उस टाइम जो जो पॉइंट आपने बोले हैं उन्हीं को डिफेंड करिए। जैसे अगर ट्रस्ट डिफिसिट हमें कम हो गया है, अगर उसे बढ़ाना है, तो हम सोच सकते हैं कि लोगों के जो सोशल स्टैंडर्ड को उठाया जाए, एजुकेशनल लेवल को बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं लोगों को एक साथ बैठकर बात करने का, समझने का, और कोई इस तरह का कोई इशू है तो हम इसे पंचायत लेवल पे या नगर में जो भी बॉडी होती है उस पर जाके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप एक चीज़ जोड़ सकते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा कि अगर आप ये बोलते हैं कि इंडिया में इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह से जो लोग खाली बैठे हुए हैं, वो जानते हैं खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है, तो अगर वो खाली नहीं बैठे रहेंगे तो हमें लगता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में कम शामिल होंगे, क्योंकि वो अपने काम से मतलब रखेंगे, ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। हम लोगों ने इसको मतलब ऑर्डर दिया था कि क्या पहले बोलना है, आप इसी अनुसार अपने आप को ढाल लीजिएगा क्या पहले बोलना है। फिर एक तीसरा पॉइंट है जो हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बोल सकते हैं, क्योंकि पुलिस जानते हैं ना, जो फर्स्ट डिफेंडर होती है, कोई भी केस आता है उनके पास जाता है तो पहले रिएक्ट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं। तो अगर कोई लोग कंप्लेन लेके जा रहे हैं, जो विक्टिम भी हैं या जिनको कोई कंप्लेन करनी है इस तरह के केस को लेकर के, वो इंस्टेंट जस्टिस पे ना जाएँ कि तुरंत हम ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए और सब कुछ रफा दफा कर दिया वहीं। तो इससे बचने के लिए पुलिस को भी काफ़ी सेंसिटिव होना पड़ेगा। इस तरह केसेस आते हैं तो वो जानते हैं कि बाद में ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बने, उससे पहले तुरंत कोई फर्स्ट या सेकंड एक्शन लिया जाए ताकि वो चीज़ें कंट्रोल में हो और किसी को भी जान माल की कोई भी मतलब या उनको नुकसान ना हो, ठीक है, ये बोल सकते हैं। बाकी आजकल सोशल मीडिया का बोल सकते हैं दो धारी तलवार है ना, जहाँ ये एक तरफ लोगों को या इससे जो रिमर्स निकलते हैं, जैसे चाइल्ड किडनैपिंग हो गया, गौ हत्या को लेकर के, या फिर जो भी इस तरह की वीडियोज हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कंडीशन होती है, इसीलिए हम इसको सुधारने के लिए सोशल मीडिया का अच्छा यूज भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें कि बहुत सारे ऐसे पेजेस भी बने होते हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो या संस्थान हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने का सोशल मीडिया पे। हाँ, तो आप इनको भी लिख सकते हैं कि हम सोशल मीडिया का यूज करके लोगों में क्या बोल सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि इस तरह के जो फेक न्यूज़ आती हैं उसको आप कम से कम फॉरवर्ड करें, ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। या फिर एक बार आप उसको क्रॉस फैक्ट चेकिंग होती है ना, चेक कर लें कि ये सही है न्यूज़, तब फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो ये इस तरह की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको यूज़ कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टिव यूज बोलते हैं इसको, कि हम अच्छे के लिए, समाज के भले के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि लोगों में जो इंटॉलरेंस हो गया ना काफ़ी इस टाइम, तो उसको बिल्ड करने के लिए या फिर रैशनैलिटी बढ़ाने के लिए, रैशनैलिटी मीन्स थोड़ा तर्कवाद, लोग सोचे समझे फिर रिएक्ट करें ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी हमें जो मौलिक कर्तव्य है ना, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें रैशनल होना चाहिए। रैशनल इन सेंस मतलब कि जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं उसमें हम अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा देखें ये बात सही है या सुने समझे फिर रिएक्ट करें ना, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमें लगता है कि आप बोल सकते हैं कि जो कंडीशन ख़राब हो गई है काउ विजिलेंटिज्म या मॉब लिंचिंग के लिए जो जिम्मेदार है उनको हम करेक्ट करने के लिए ये चीज़ें, ये पॉइंट हम उन्हें बता सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक और पॉइंट था इसमें मॉब लिंचिंग को कंट्रोल करने के लिए। आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करें, इन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि मॉब लिंचिंग और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम हो सके या फिर ख़त्म हो सके। ठीक है, इसमें कुछ गाइडलाइंस में ये था कि एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए, वो डिस्ट्रिक्ट डीवाईएसपी लेवल का अफसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बाकी लोकल लेवल पे जो जो लगता है कि जो ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज है जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे वो हॉट स्पॉट हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे केसेस आ सकती हैं, केसेस आ सकते हैं मॉब लिंचिंग के, कुछ हो सकता है, तो वहाँ उनको आइडेंटिफाई किया जाए। थर्ड मेजर पॉइंट ये था कि एक लोकल लेवल पे व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाए, उसमें किसी अपने बंदे को शामिल किया जाए, देखा जाए इस ग्रुप एक्टिविटी में क्या चल रहा है, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं मॉब लिंचिंग की कहीं ना कहीं प्लान हो रही होती हैं, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होती हैं, तो उन्हें उन ग्रुप में शामिल किया जाए। ठीक है, वेस्ट बंगाल ने इसका काफ़ी अच्छा यूज़ किया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने अपने ही बंदों को आईबी के होते हैं या फिर जो भी इंटेलिजेंस के थे उनको उन ग्रुप में शामिल कर दिया था और वो काफ़ी इफेक्टिव ढंग से काम किया था। तो आप इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया था वैसे अदर राज्य सरकारें भी कर सकती हैं कि अपने लोगों को उन व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन मीडिया प्लेटफॉर्म पे शामिल करा लें ताकि देखें वहाँ क्या अपडेट चल रहा है, फिर वो प्रशासन को अपडेट कर दें। इस तरह से रोका जा सकता है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ये भी बोल सकते हैं।